विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का ये सीजन जिसका मैच नंबर 20 यहां पर खेला जाएगा दिल्ली और यूपी के उन विमेंस टीमों के बीच में, जो कि निश्चित तौर पर इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का इस सीजन का आखिरी लीग स्टेज मैच तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों टीमों का भी आखिरी मैच ही है। 7-7 मैचेस दोनों टीमें खेल चुकी हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 7 मुकाबलों में यहां पर दिल्ली की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं, वहीं पर यूपी की टीम ने केवल 2 मैचेस जीते हैं। और इवन इन दोनों टीमों के बीच भी एक मुकाबला ऑलरेडी हो चुका है, उसको भी दिल्ली ने 7 विकेट से वन साइडेड जीता था। तो निश्चित तौर पर आज के इस मैच में अगर रिजल्ट्स के हिसाब से देखें पिछले मैच का, तो दिल्ली की टीम तो भारी दिखाई पड़ रही है, लेकिन क्या यूपी की टीम वापसी करके आज के इस मैच को जीत सकती है? और ना सिर्फ जीत सकती है बल्कि इतने बड़े अंतर से क्या जीत सकती है कि वहां पर ये मुंबई को पछाड़ दे आज के इस मैच को जीतने के बाद नेट रन रेट के हिसाब से, और जाकर के चैलेंजर मैच खेले गुजरात की विमेंस टीम के खिलाफ। हालांकि उसके चांसेस लगभग ना के बराबर है कि यूपी की टीम जीतेगी भी तो चैलेंजर मैच में जाकर के खेल पाएगी, क्योंकि नेट रन रेट की अगर हम बात करें तो इनका नेट रन रेट माइनस में 1.14 है, जबकि वहीं पर मुंबई का नेट रन रेट जो है, जो कि 8 मैच में से 3 मैचेस जीती है, और ये भी टीम अगर आज का मैच जीत जाती है तो तीसरी ही जीत होगी। उस टीम का, मुंबई का अगर हम बात करें तो 0.59 का नेट रन रेट है, प्लस में वो भी। तो निश्चित तौर पर इनका अगर हम बात करें तो चैलेंजर स्टेज में जाना लगभग लगभग नामुमकिन है, जिसके लिए बहुत ही बड़े अंतर से एक चमत्कारिक मैच जीतना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के पास ये पूरा मौका है कि इस मैच को आसानी से, इस मैच को जीते, और छोटे से छोटे अंतर से भी जीते तो इनकी एक चौथी जीत होगी, और मुंबई की टीम तब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, और वहां पर दिल्ली की टीम तब गुजरात के खिलाफ चैलेंजर मैच खेलेगी, और उस मैच को जो जीतेगा वो आरसीबी के खिलाफ फाइनल खेलेगा। तो वो तो निश्चित तौर पर आज का मैच का भविष्य है। लेकिन ये जो इस टूर्नामेंट का मैच नंबर 20 है, 1 फरवरी को शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा, और उन दो टीमों के बीच में, जो कि कोटंबी स्टेडियम बड़ौदा के मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ इस सीजन में तो पहली बार खेलने उतरेंगी, लेकिन इसी मैदान पर जहां पर 8 मैचेस हो चुके हैं, सीधे सीधे इसकी पिच को समझने की कोशिश अगर आप करेंगे तो पिक्चर्स आपके सामने हैं, जहां पर आपको घास नाम की कोई चीज तो दिखाई पड़ नहीं रही, और क्लोजली अगर आप देखें तो क्रैक्स चौड़े बेसिकली होते चले जा रहे, और निश्चित तौर पर काली मिट्टी की इस विकेट के ऊपर अगर क्रैक्स भी आते हैं, और लगातार 8 मैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर या किसी भी टूर्नामेंट के अंदर खेले जा चुके हो बैक टू बैक, तो निश्चित तौर पर स्लोनेस तो वहां पर आना नेचुरल फिनोमिना ही रहेगा। और वैसे भी काली मिट्टी की पिच जो होती है अपने स्लोनेस की वजह से जानी जाती है, जहां पर चूंकि रात का मैच है, शाम को 7 बजे से 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो ड्यू के भी आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स में जाकर के देखें तो इन 8 के 8 मैचेस में, जिसका स्कोर कार्ड सभी का आपके सामने है, अभी तक 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, और उसमें से भी पहला हाफ स्टेज अगर आप हटा दे, यानी कि पहले 4 मैचेस को अगर आप लेंगे तो इन पहले 4 मैचेस में से 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम और 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती थी। लेकिन आखिरी के 4 मैचेस लें तो यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, यहां पर 174 का स्कोर डिफेंड हुआ, यहां पर हालांकि 143 का स्कोर चेंज हो गया, और यहां पर देखेंगे तो 167 का स्कोर डिफेंड हुआ। यानी कि आखिरी 4 मैचेस में 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जबकि ओज हर मैच में आती है सेकंड इनिंग के अंदर। इवन इस आखिरी मैच में भी गुजरात ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग ली, और मुंबई की टीम जो कि पहले फील्डिंग करना चाह रही थी, ओस की वजह से भी रीड एक्चुअली गुजरात ने बेहतर किया पिच को, और वहां पर मुंबई की टीम को अपने स्कोर को चेंज करने नहीं दिया। क्योंकि ओस तो आ रही है पिच के ऊपर, लेकिन जो काली मिट्टी की पिच है ना, वो निश्चित तौर पर गेंद को फंसा रही है, बल्ले पर आसानी से गेंद आ नहीं रही, तो मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के आप ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि यहीं पर आपको मैं बता दूंगा कि किस पिच पर यहाँ पर यह मैच खेला जाएगा, और उस पिच पर कितने मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। लगभग सारी पिचेस जो यूज की गई है इस टूर्नामेंट के अंदर, टोटल 3 पिचेस, मिनिमम से मिनिमम 2 मुकाबले तो हर पिच पर हुए हैं। एक पिच पर 2 मैच हुआ, एक पे 3 हुआ, एक पर 4 मैच हुआ है। तो देखना पड़ेगा किस पिच पर मैच होगा। जितनी ज्यादा यूज्ड पिच होगी वो उतनी ही बेहतर होगी सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने वाली टीम के लिए, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, जाकर के ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर अपनी फाइनल टीम भी दूंगा। तो नीचे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, वहां पर आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल देखिए दिल्ली की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो लगभग आइडेंटिकल रहता है। लगभग हर मैच में थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में लोग चेंजेस करते हैं, कभी कभार शेफाली वर्मा लीजेंडली ओपन करते हैं, उसके बाद लॉरा वुल्फार्ड हैं, कप्तान जमाइमा रोड्रिगेज हैं, मारियान काफ है, चिनेल हेनरी हैं जो कि बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रही हैं पिछले मैच से, और बाकी निक्की प्रसाद ने पिछले मैच में कमाल की पारी खेली थी। बाकी स्नेह राणा है, मिन्नू मनी है, श्री चरनी और नंदिनी शर्मा जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बनकर के निकली हैं इस पूरे सीजन के दौरान। बाकी इनका बेंच देखेंगे तो वो भी काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ता है, जहां पर एलाना किंग जैसे प्लेयर भी बेंच पर ही अभी तक बैठी हुई हैं। और उसमें आगे आकर के पिछले मैच की बॉलिंग चार्ट को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मारियान काफ, चिनेल हेनरी, नंदिनी शर्मा और श्री चरनी, ये तो इनकी 4 फुल फ्लेजेड बॉलर हैं जो पावर प्ले और डेथ ओवर मिला करके बॉलिंग करेंगी पूरे 4-4 ओवर। बाकी बचे हुए ओवर मिन्नू मनी और स्नेह राणा करती हैं अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग, जिसमें मिन्नू मनी ने पिछले 2 मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है। तो अगर आपको किसी 5वें बॉलर को इस टीम की तरफ से ट्राई करना है ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर, तो मिन्नू मनी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगी। और उसके बाद आकर के आगे आप करियर के स्टैट्स आप देख सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी प्लेयर के बारे में जानना है
तो उसका पूरा टी20 का इतिहास यहाँ पर आपके सामने है। और उसके बाद इस सीजन के सारे मैचेस के नंबर्स अगर आप देखें, यानी कि रीसेंट फॉर्म, ये प्लेयर कैसे फॉर्म में है, कंसिस्टेंसी कैसा रहा है इस सीजन में, तो वो भी आपके सामने है, जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि शेफाली वर्मा जो पिछले 2-3 मैचेस में उतने रन तो नहीं बना पाई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस इनकी रही है, ना सिर्फ एज अ बैटर बल्कि कभी कभी तो एज अ बॉलर भी। और जो दिल्ली का पिछला मैच यूपी के खिलाफ हुआ था ना, उसमें इन्होंने 2 विकेट भी लिया था। और उसके बाद लिजर ली ने भी अगर आप देखें तो पिछले 2 मैचेस में तो कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो काफी कंसिस्टेंटली रन इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर बनाए हैं। यूपी के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें भी इन्होंने 67 रन की शानदार पारी खेली थी। बाकी लॉरा वुल्फहार्ड के भी अगर आप रन देखें तो शुरुआत में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट थे, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस में बढ़िया रन इन्होंने भी बनाए हैं। जेमामा रोड्रिग्स की तो कहानी वही होती है कि शुरुआत हर मैच में अच्छा करती हैं, फिर विकेट फेंक करके जाती हैं। बीच बीच में किसी मैच में एक ही पारी अभी तक अगर आप देखें इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर इनकी हाफ सेंचुरी वाली आई है, जहां पर 51 नाबाद की इन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली थी। लेकिन निश्चित तौर पर प्लेयर तो कमाल की हैं, लेकिन अगर आप देखें पूरी कंसिस्टेंसी की बेसिस पर तो ऊपर की जो तीनों बैटर हैं वो ज्यादा बेटर पिक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उसी में अगर आप चाहें तो लिजर ली की जगह पर जेमामा रोड्रिगेज को अपने टीम में शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क को कम करने के लिए। लेकिन लिजर ली की अगर हम बात करें, क्योंकि वो स्पिन तो बहुत अच्छा नहीं खेलती, लेकिन एक फ्लैशी प्लेयर है, शॉट्स खेलती है, तो अगर यूपी की टीम की बॉलिंग उनको आउट कर दे, जो कि चांसेस बनते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उस कंडीशन में जेमामा रोड्रिग्स को अगर आप लेके जाते हैं लिजर ली की जगह पर तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगा आपके लिए। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर जेमामा रोड्रिगेज उस तरीके के प्लेयर हैं कि जो उनसे बेहतर रन तो बना के दे सकते हैं। बाकी मारियान काप, इनके बारे में तो ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। एज अ बैटर, एज अ बॉलर, पूरी फुल फ्लेजेड प्लेयर के तौर पर एक बेस्ट ऑप्शन ना सिर्फ एज अ प्लेयर होती है बल्कि कप्तान है, वो कप्तान के तौर पर भी आती है अपनी टीम में। और चिनल हेनरी का भी वही हाल है, बॉलिंग जब भी इन्होंने की है सीजन के अंदर कमाल की बॉलिंग करी है, विकेट चटकाई है टोटल 7, 5 मुकाबलों में बल्ले से रन भी बना करके दिए हैं जरूरत पड़ने पर। और उसके बाद जो लोअर ऑर्डर है जिसमें स्नेह राणा, निक्की प्रसाद और मिन्नू मनी आती हैं, ये उतनी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है नहीं। और आपको मैंने पहले बताया भी था कि अगर आपको कोई ट्रम्प प्लेयर खोजना है तो वो स्नेह राणा या मिन्नू मनी के रूप में आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप किसी मल्टी टीम वाले कॉन्टेस्ट में खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये दोनों आप पिक कर सकते हैं, किसी एक टीम में रोटेट करके किसी दूसरे प्लेयर को ड्रॉप करके, क्योंकि बाकी जो प्लेयर हैं, चाहे वो श्री चरनी हो, चाहे मिन्नू मनी हो, श्री चरनी हो, चाहे नंदिनी शर्मा हो, इनको तो आप ड्रॉप कर नहीं सकते। पूरे फुल फ्लेजेड 4 ओवर की बॉलिंग करती हैं दोनों, और कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं पूरे सीजन के दौरान, जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस रही है। तो ये दोनों तो पक्के तौर पर प्लेयर बन जाती हैं। तो ये दोनों बॉलर, ये दोनों ऑलराउंडर, और ये टॉप 4 में से 3 कोई बैटर, तो निश्चित तौर पर 7 ऑप्शंस तो आपके यहाँ पर निश्चित तौर पर एक सेफेस्ट प्लेयर के तौर पर आपको मिल ही जा रही हैं। तो ये 7 बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर आपको मैंने बताया कि या तो लिजर ली या तो जेमामा रोड्रिगेज, और इसके बाद अगर आप कोई मल्टी टीम वाला कॉन्टेस्ट बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं तो कई सारी, तो उसमें से इन तीनों में से कोई एक प्लेयर आप रोटेट करके अलग अलग टीमों में लेके जा सकते हैं। बाकी हेड टू हेड में देखेंगे तो शेफाली वर्मा के आंकड़े काफी अच्छे हैं, यूपी के खिलाफ 33 का एवरेज है, लिजर ली की एक मैच में 67 रन है, लॉरा वुल्फहार्ड काफी बढ़िया खेली है, इवन जेमामा के नंबर्स काफी बेहतर हैं, 27 का एवरेज है। मारियान काप के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, चिनल हेनरी की एक मैच पे विकेट नहीं है, और इस पूरे सीजन में एक ऐसा मैच जो कि चिनल हेनरी का खराब गया था वो यूबी के ही खिलाफ था। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी जो तीनों खिलाड़ी हैं इसमें स्नेह राणा के नंबर्स थोड़े से बेटर दिखाई पड़ेंगे, और श्री चरनी और नंदिनी शर्मा के एक मैचेस में एक विकेट है। बाकी इस मैदान पर पूरे इस सीजन के दौरान अगर आप देखें तो ना तो लिजर ली खास कर पाई है, ना तो शेफाली वर्मा कुछ खास कमाल कर पाई है। और इसी वजह से मैं कह भी रहा था कि लिजर ली की जगह पर आप जेमामा रोड्रिगेज को ट्राई कर सकते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा बेटर काम किया है इस पिच के ऊपर, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग होती है तो, क्योंकि जेमामा को भी दिक्कत रहती है स्पिन के खिलाफ खास करके। और उसके बाद अगर चेंज हो रहा है, सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, तो आप लिजर ली को ट्राई करिएगा। ये आपको मैंने श्योर शॉट बता दिया कि कब किसको ट्राई करना है। बाकी शेफाली वर्मा को आपको मैं ड्रॉप करने को इसलिए भी नहीं कहूंगा क्योंकि उनके पास बहुत ही एक आउटसाइड चांस कभी कभी बन ही जाता है कि वो आकर के बॉलिंग कर जाए और विकेट निकाल करके ले जाए। और बाकी अगर हम बात करें तो चिनल हेनरी के 2 मैच में 4 विकेट है, 5 में 5 विकेट है, 70 रन है मारियान काप के। श्री चरनी के 3 मैच में 8 विकेट है, 3 मैच में 5 विकेट है। नंदिनी शर्मा के तो इन लोगों को लेकर के तो कोई डाउट है ही नहीं। बाकी प्लेयर बैटल में देखेंगे तो लिजर ली को तो स्पिन के खिलाफ दिक्कत होती है, 4 दिन आउट पर 2 बार 14 रन बना करके, 2 बार दीप्ति शर्मा पर 5 रन बना करके आउट हो चुकी हैं। ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ जल्दी जल्दी विकेट देती हैं। डेंड्रो डॉटिन ने इनको 2 रन देकर के 3 बार आउट किया है। बाकी शेफाली वर्मा भी, दीप्ति शर्मा, आशा सोबना और सोफे क्लिस्टर, मतलब वही बात है कि स्पिन के खिलाफ इनका टॉप ऑर्डर फंसता है। और उसके बाद लॉरा वुल्फहार्ड भी, शिखा पांडे और दीप्ति शर्मा का नाम आपको एक बार फिर से कॉमन तौर पर दिखाई पड़ेगा जिनके खिलाफ ये आउट होती रही है। और बाकी जो लोअर ऑर्डर की बैटिंग है उसमें आपको मैं क्लियरली बता चुका हूं कि स्पिन के खिलाफ जेमामा को भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, खास करके जब गेंद थोड़ी सी फंस करके बल्ले पर आए। रिजल्ट्स आपके सामने है नंबर्स के बेसिस पर। मारियान काप और स्नेह राणा के भी नंबर्स आपको दीप्ति शर्मा और एक्लिस्टन के खिलाफ थोड़े से खराब ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि डेंड्रो डॉटिन खेल नहीं रही प्लेइंग इलेवन के अंदर। चांसेस पूरे हैं उनके कि आज आए और प्लेइंग इलेवन में खेल जाएं,
मुझे लगता है कि इनको एमी जोन्स को ना खिला करके डेंड्रा और डॉटिंग को ही खिलाना चाहिए था। फिर देखते हैं बाकी। दीप्ति शर्मा, मेग लैंडिंग ने पिछले मैच में ओपन किया था। बाकी जो यूपी के मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो आपके सामने है। और बॉलिंग जो कि निश्चित तौर पर बड़े बड़े प्लेयरों के तौर पर नाम के ऑप्शन के तौर पर दिखाई तो पड़ती है, लेकिन बॉलिंग कौन कितना करता है उसको देखेंगे। उसके पहले आप यहाँ पर बेंच देख लीजिए और यहाँ पर देखेंगे तो शिखा पांडे ने निश्चित तौर पर 4 ओवर करने ही करने हैं। ज्यादातर मेजोरिटी पावर प्ले की बॉलर हैं, कभी कभार डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। क्रांति गौड़ का भी वही हाल है। दीप्ति शर्मा ने 3 ओवर किए, 2 ओवर क्लिस्टन ने किए, 2 ओवर आशा शोभना ने किए। क्लोई ट्रेयन ने पिछले मैच में 1 ओवर किया। और निश्चित तौर पर किसी ने कितने भी ओवर किए हों, लेकिन क्लोई ट्रेयन, सोफी क्लिस्टन, दीप्ति शर्मा, ये 3 तो बेस्ट ऑप्शन है जिनको आपको कतई ड्रॉप नहीं करना है इस टीम के अंदर से। बाकी शिखा पांडे को पेसर के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं, जो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं। और करियर के आंकड़े देखना चाहे यूपी के प्लेयर्स के, तो वो भी आप दे सकते हैं वीडियो को रोक करके। इसके बाद रीसेंट फॉर्म, जिसमें आपको पता ही है कि 7 मैचेस इस सीजन में यूपी की टीम ने खेले हैं, जीते केवल 2 हैं। और उसमें अगर आप देखें तो मेग लैंडिंग ने लगातार काफी कंसिस्टेंट बैटिंग करी है। और उसके बाद दीप्ति शर्मा को जब ओपन करने का मौका मिला पिछले मैच में, तो उन्होंने भी 55 की पारी खेल दी। उसके पहले बॉलिंग भी ठीक ठाक कर रही थी। एमी जोन्स पिछले मैच में पहली बार खेली, केवल 1 रन बना के आउट हो गई। उसके पहले विमेंस बिग बैश ये खेलती दिखाई पड़ी थी, उसमें इन्होंने काफी ठीक ठाक बैटिंग करी थी। एज ए टॉप ऑर्डर बैटर है तो काफी बढ़िया खिलाड़ी, ट्राई कर सकते हैं आप रिस्क लेकर के। इसके बाद हरलीन देओल, इनके भी नंबर्स अगर आप देखें तो ठीक ठाक रहे। बाकी ये जो 47 की पारी है ना, ये भी इन्होंने दिल्ली के ही खिलाफ खेली थी, उसमें रिटायर्ड आउट हो गई थी। इसके बाद क्लोई ट्रेयन के बारे में आपको मैं क्लियरली बता चुका हूं कि ये एक मेन ऑप्शन इस टीम के, जिनको आपको ड्रॉप कतई नहीं करना है। इवन दीप्ति शर्मा और मेग लैंडिंग भी उसी तरीके की ऑप्शन होंगी। और उसके बाद जो बाकी नाम है, जिसमें सोफी क्लिस्टन भी एक पूरे फुल फ्लेजेड 4 ओवर की बॉलर है। हालांकि परफॉर्मेंस इनकी बहुत खराब रही है इस पूरे सीजन के दौरान, केवल 4 विकेट हैं 7 मैचेस में। और उसके बाद शिखा पांडे उनसे थोड़ा सा बेटर करते दिखाई पड़ी हैं, 6 विकेट इनके हैं 7 मैचेस में। आशा शोभना उतने कितने बॉलिंग करेंगे कुछ पता होता नहीं, तो ये भी एक क्लियर कट ट्रम्प ऑप्शन ही है जिनको आप रिस्क लेकर के ट्राई कर सकते हैं। बाकी क्रांति गौड़, इनसे भी विकेटें इस पूरे सीजन के दौरान निकली है नहीं, तो यही 4 बेस्ट ऑप्शन है जो कि अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं इस पूरी की पूरी यूपी टीम की तरफ से। वैसे भी आपको मैंने दिल्ली की तरफ से 7 ऑप्शन बताए थे, लेकिन अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि किसी एक और प्लेयर को दिल्ली की तरफ से ड्रॉप करें, तो उसकी जहां पर कोई रिप्लेसमेंट आपको लेके जाना है, तो निश्चित तौर पर वो ऑप्शन शिखा पांडे का हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं। शिखा पांडे भी एक बढ़िया ऑप्शन रहेंगे 5वीं बॉलर के तौर पर, 5वीं प्लेयर के तौर पर यूपी की तरफ से, या तो एमी जोन्स और हरलीन देओल में से कोई एक। तो इन तीनों में से किसी भी एक को आप लेके जा सकते हैं। और मल्टी टीम वाला कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो बाकी इन्हीं तीनों को आप रोटेट कर सकते हैं अलग अलग टीमों में। हेड टू हेड की बेसिस पर देखेंगे तो दीप्ति शर्मा के आंकड़े ठीक ठाक है। मेग लैंडिंग ने एक मैच पर 54 बनाए हैं। हरलीन देओल के आंकड़े बहुत अच्छे रहे दिल्ली के खिलाफ, हमेशा 57 का बैटिंग एवरेज है, 5 मैच 173 रन, जो कि 3 ही बार आउट हुई है, इसी वजह से 57 का एवरेज है, 2 बार नॉट आउट लौटी हैं। श्वेता सहरावत कुछ खास कर नहीं पाए, 7 रन से के भी कुछ नंबर अच्छे हैं नहीं। इवन सोफी क्लिस्टन के आंकड़े बहुत ही खराब हैं। बाकी शिखा पांडे भी एक मैच पर कोई विकेट नहीं। आशा शोभना, क्रांति गौड़ के नंबर थोड़े से बेटर हैं, स्पेसिफिकली क्रांति गौड़ के। और क्रांति गौड़ ऐसी बॉलर है ना, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, पहली इनिंग की बॉलिंग तो शिखा पांडे को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कोई 5वां प्लेयर लेके जाना चाहते हैं यूपी की तरफ से, तो मेरे हिसाब से अगर कोई बॉलर ट्राई करना चाहे तो पहली इनिंग की बॉलिंग तो शिखा पांडे, सेकंड इनिंग की बॉलिंग तो क्रांति गौड़, और अगर कोई बैटर ट्राई करना चाहता है तो हरलीन देओल तो है ही 5वीं प्लेयर के तौर पर बेस्ट ऑप्शन। और ट्रम्प होंगे एमी जोन्स। बाकी इस मैदान पर क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं वो भी आपके सामने है, वो उतना जरूरी है नहीं देखना, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जहां पर क्रांति गौड़ को विकेटें ही नहीं मिली हैं। और क्रांति गौड़ को हालांकि मैं कह भी रहा था ना, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ट्राई करिए, चारों मैचेस में इनको बॉलिंग यहाँ पर पहली इनिंग में ही करनी पड़ी है। हालांकि स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है, आगे सेकंड इनिंग में इनको यहाँ पर विकेटें ही नहीं मिली हैं। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर प्लेयर बैटल की तरफ, तो मेग लैंडिंग जो स्पिन और पेस दोनों बढ़िया खेलती हैं। हालांकि फिर भी कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स हैं सामने की टीम में, जिसमें मारियान काप इनको 6 बार केवल 86 रन देकर के आउट कर चुके हैं। एलाना किंग के खिलाफ आंकड़े खराब है, स्नेह राणा पर खराब है, नंदिनी शर्मा पर खराब है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, थोड़ी बहुत तो स्पिन पर दिक्कत होती ही होती है। बाकी किरण नौगिरे भी मारियान काप पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। फील्ड जो पिछला मैच नहीं खेली थी, ये भी मारियान काप, एलाना किंग और स्नेह राणा पर विकेट देती रही है। तो मारियान काप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेफ ऑप्शन होंगे आज इसमें जो है कैप्टन। और बाकी की बैटर्स के खिलाफ भी वो आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे, जिसमें सफाली वर्मा भी कहीं कहीं दिखाई पड़ जाएंगी। एलाना किंग तो खेल ही नहीं रही, हो सकता है चांस मिल जाए, तो उनके बारे में भी जानकारी रखिए। बाकी ओवरऑल ये बात तो क्लियर है, जो भी प्लेयर बैटल के आंकड़े या कोई भी डेटा आपने इस वीडियो के अंदर देखा उसके हिसाब से कि फेवरेट तो दिल्ली की ही टीम है, और वही निश्चित तौर पर चैलेंजर मैच खेलने जाने वाली है। तो उसके बेसिस पर तो चीजें हमने वीडियो के अंदर समझ ली, लेकिन जो भी आपको देखना है फाइनल आंकड़ा, या जो सबसे फाइनल इंफॉर्मेशन आपको जरूरी देखना है, वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पता चलेगा कि किस पिच पर मैच हो रहा है, उस पर ऑलरेडी कितने मैचेस हो चुके हैं। वो आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो जाकर के ज्वाइन करिएगा, वहीं पर आपको फाइनल टीम में मिलेगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना, तो क्लैरिटी आपको मिलेगी, बस आपको वही पिच के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।